Hello everyone, welcome to Geo Destination. So in this video, we are going to discuss the solutions of UPSC Geological Survey of India Preliminary Examination 2023. So let's start the discussion. So ये वाला जो discussion है, ये 6 पार्ट में आएगा. So this will be the first part. Okay. First question: the main difference between gradualism and catastrophism is based on which one of the following geomorphic attributes? So ये पूछ रहा है कि जियो मेनली जो जियोमॉर्फिक एट्रीब्यूट्स के बेस में ग्रेजुअलिज्म एंड कैटास्ट्रोफिज्म के अंदर कौन सा मेजर डिफरेंस है. ओके, सो द आंसर विल बी जियोमॉर्फिक रेट, बिकॉज वी नो दैट ग्रेजुअलिज्म में क्या होता है. सपोज एक हिल का अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट जियोमॉर्फिक एजेंट ये हिल धीरे धीरे वेदरिंग एंड इरोजन के वजह से ये प्लेटू में कन्वर्ट होता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेजुअलिज्म. ओके, सो ग्रेजुअली ये धीरे धीरे उसका जो जियोमॉर्फिक फीचर है वो चेंज करता है. बट कैटास्ट्रोफिज्म में क्या करता है? कैटास्ट्रोफिज्म में जो चेंजेस होता है दैट ड्यू टू एनी कैटास्ट्रोफिक इवेंट. ओके, सपोज कोई मेटेरिक अटैक हो गया या टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से कुछ चेंजेस आया, सो दोज आर कैटास्ट्रोफिक चेंजेस. सो कैटास्ट्रोफिक चेंजेस क्या होता है? इंस्टेंटेनियसली होता है, और इंस्टेंटेनियसली अगर नहीं भी हुआ तो उसका जो रेट है वो बहुत रैपिडली होता है. ओके, सो स्मॉल टाइम पीरियड में जो चेंजेस हो जाता है. बट ग्रेजुअलिज्म में क्या होता है? धीरे धीरे चेंजेस होता है. ओके, so that is the main difference between gradualism and catastrophism. Next is, which one of the following process played the most dominant role during evolutionary stages of the atmosphere in defining the present day oxygen concentration in the atmosphere? Okay, so यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस अभी का जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है उसको लाने के लिए कौन सा प्रोसेस मेजर रोल प्ले किया था. ओके, सो इसका आंसर जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बैकग्राउंड में कि क्या क्या इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हुआ था टू गेट द प्रेजेंट डे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर. ओके, so my answer will be photosynthesis. You may argue that maybe other options will be correct. So let me clarify first. So first of all, अगर हम लोग evolutionary stages of the atmosphere की तरफ जाएं, so first क्या होगा? First हम लोगों को पता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस के जरिए हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ का फॉर्म हुआ अराउंड 4.56 बिलियन ईयर बिफोर और गीगानम बिफोर. ओके, देन क्या हुआ? उस टाइम पे क्या था कि अर्थ एक मोल्टेन लावा था जिसमें देन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ? वहां पे क्रस्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ. ओके, देन उस टाइम पे उसी प्रोसेस में हार्डियन और आर्कियन पीरियड में वोल्केनिज्म बहुत ही ज्यादा था. ठीक है, वोल्केनिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था. सो ड्यू टू दिस वोल्केनिज्म एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट अदर गैसेस, इनका जो मात्रा है और इनका जो परसेंटेज है ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ. और यहाँ पे और एक फैक्टर ऐड हुआ, क्या? मेटियोराइट. ओके, मेटियोराइट के जरिए आइस क्यूब अर्थ में आना स्टार्ट हुए और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आया. ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों को प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलता था. ओके, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में हम लोगों को प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलता था. इसीलिए आप अगर देखोगे कहीं पे आर्कियन में कोई ऑक्साइड डिपॉजिट हुआ है तो वो अल्गोमा टाइप होगा. ठीक है, मैं उसके अंदर अभी नहीं जाता हूँ अल्गोमा टाइप क्या है और जो डिफरेंट व्हाट हेमाटाइट डिपॉजिट जो होता है उसके अंदर हम अभी के लिए नहीं जा रहा हूँ, बट वो अल्गोमा टाइप होगा. बट सुपेरियर टाइप कब होगा? सुपेरियर टाइप ओनली प्रोटेरोजोइक में होगा. ठीक है, प्रोटेरोजोइक और आफ्टर 2.5 बिलियन ईयर बिफोर. और 2.5 गीगानम के बाद क्या हुआ? एक्चुअली ये हम लोगों को देखना है कि बाद ऐसा क्या हुआ कि जो सुपेरियर टाइप का
ऑक्सीडेशन प्रोसेस और जो बट डिपोजिशन, सुपीरियर टाइप का डिपोजिशन प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कैसे दिखने को मिलता है, क्योंकि उसी टाइम पे क्या हुआ, वाटर से ड्यू टू ब्लू एंड ग्रीन आर algae, और जिसको साइनोबैक्टीरिया और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो algae होते हैं, algae के वजह से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। ओके, सो फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या हुआ, वाटर से वाटर से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अलग होने स्टार्ट हुए, और ये जो ऑक्सीजन क्या क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में जाके प्योर ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या देखने को मिला। सो दैट्स द थिंग, ये प्रोटोजोइक में स्टार्ट हुआ था, एंड इसी के लिए इसी रीजन के वजह से यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन हम लोगों को एटमॉस्फेयर में देखने को मिला। सो दैट्स वाई वोल्केनिज्म यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है दैट इज वाटर वेपर डिकम्पोजिशन बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन या रिलीज ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, these are, yes, major factor during the evolutionary stage of atmosphere। बट यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज आया, इसको ये टोटली आर्ग्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये टोटली सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इन द एटमॉस्फेयर। सो ऑक्सीजन कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्योर ऑक्सीजन देखने को मिला वो फोटोसिंथेसिस के बाद। ओके, सो दैट्स व्हाई photosynthesis is the correct answer। Okay, next is the zone marking the end of decrease in temperature with increase in altitude is known as। so ये बोल रहे हैं कि with increase in altitude कौन सा जोन मार्क कर रहा है एंडिंग ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। ओके, सो इसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ये स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं, जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड हम लोगों का टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फियर। सो ये कंप्लीट कहाँ पे होता है, ट्रोपोपोज में। देन स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर में विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, नॉट डिक्रीज होता है। ओके, सो स्ट्रेटोस्फियर में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोपोज तो कभी भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मेसोस्फियर में विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड अगेन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो यू कैन सी that temperature decreases with increasing in altitude। okay, so यहाँ पे then mesopause आता है। mesopause is the ending of increase in, sorry, decrease in temperature, decrease in temperature with increasing increase in altitude। okay, so that is the मेसोपोज। देन उसके बाद थर्मोस्फीयर में क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग एंड इंक्रीज इन अल्टीट्यूड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड सो ऑन। आयनोस्फीयर में और उतना ज्यादा वेरी नहीं करता, तो एक एक पार्ट में आके ये कांस्टेंट हो जाता है। सो मेसोपोज के बाद हमें कभी नहीं दिखेगा कि विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड हम लोगों का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। ओके, सो मेसोपोज विल बी द करेक्ट आंसर, mesopause। Next is match the following। okay, match list 1 to list 2। लैकोलिथ क्या कर, लैकोलिथ का शेप जनरली क्या रहता है, इसी टाइप का। ओके, सो डोमल शेप रहता है, क्यों, क्योंकि जो लैकोलिथ में वोल्केनिक का मैग्मा का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज मोर और लेस एसिडिक। ओके, एसिडिक और यू कैन से फेल्सिक, सो दैट्स व्हाई ये एक डोमल से फॉर्म करता है। ओके, सो व्हिच वन ऑफ देम is indicating that answer? Okay, the largest intrusive bodies of basic rocks now vast shape and seals that have thick produced, yes, seals that have
thickened to produce domes. Okay, ये थिक सील्स है जनरली, ये बट कॉन्कॉर्डेंट बॉडी है, बट ये थोड़ा थिकन हो जाता है, डोमल से प्रोड्यूस करता है. ओके, देन फाकोलिथ ऑलवेज एसोसिएट्स विद द फोल्ड्स. ओके, सो फोल्ड में क्रेस्ट एंड ट्रॉ के जगह पे यहाँ पे फैकोलिथ हम लोगों को देखने को मिलता है. सो ये लेंस शेप्ड बॉडीज है जो कि फोल्ड का जो क्रेस्ट एंड ट्रॉ में देखने को मिलता है. सो फैकोलिथ विल बी, so this will be A, lens shaped B. Okay. Next is लोपोलिथ. लोपोलिथ we all know that ये एक saucer shaped होता है. Okay. And ये generally basic in nature रहता है. So yes, vast saucer shaped and layered intrusions of basic rock. So that will be a लोपोलिथ. So one is C. Okay. Then D, stalks. Stalks are the largest intrusive bodies of basic rocks. So ये हो गया हमारा D. So then A2 B4. Okay, A2 B4 C1. Yes. Then D3. Yes. So D will be our correct answer. Okay. Consider the following statement of buoyant low density crust and upper mantle. See, ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे. पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर टेक्स पार्ट इन द मेंटल कन्वेक्शन प्रोसेस. इट इट्स एवरेज थिकनेस इज अबाउट 150 किलोमीटर. सो लिथोस्फीयर जो है वो कभी भी मेंटल कन्वेक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, बिकॉज मेंटल कन्वेक्शन कहाँ पे होता है, वो डीपर पार्ट में एस्थेनोस्फीयर में रहता है. ठीक है, लिथोस्फीयर जनरली फ्लोट्स above the asthenosphere. Okay, then so B तो गलत हो जाता है. हम लोगों के पास क्या क्या रहता है, 1 and 3. 1 क्या कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ बियॉन्ड लो डेंसिटी क्रस्ट एंड अपर मेंटल. सी, यहाँ पे जो अपर मेंटल लिखा हुआ है, अपर मेंटल का थोड़ा सा ही पार्ट लिथोस्फीयर में कंसीडर किया जाता है, बिकॉज हम लोग अपर मेंटल कहाँ तक लेते हैं, 660 किलोमीटर तक लेते हैं. ओके, रिपीटेटिव डिसकंटिन्यूटी तक. ठीक है, सो 660 किलोमीटर कहाँ से स्टार्ट होता है, सपोज कि 35 किलोमीटर हम लोगों का हो गया क्रस्ट, एवरेज क्रस्ट. देन उसके बाद अराउंड 100 किलोमीटर इंक्लूड होता है किसमें, लिथोस्फीयर में. ठीक है, ये 100 किलोमीटर ही इंक्लूड होता है लिथोस्फीयर में. सो यहाँ पे अगर अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल लिखा होता, अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, देन दैट इज डेफिनेटली करेक्ट. ये जो अगर अपर मेंटल लिखा होता, बट यहाँ पे ओनली अपर मेंटल लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई ये भी रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इट्स एवरेज थिकनेस इज अबाउट 150 किलोमीटर. यस, दिस इज करेक्ट. सो लिथोस्फीयर का जो एवरेज थिकनेस है, दैट इज 150 किलोमीटर. सो सी बी 3 ओनली is the correct answer. Okay, next is the critical temperature at which all magnetic materials become non-magnetic is known as, that is Curie point temperature. So Curie point जो है उसका डेफिनेशन ही है, जिसमें कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जनरली क्या करते हैं, वो अपना जो मैग्नेटिक बिहेवियर खो देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज consider the following statements regarding graded river. It is characterized by necessary channel slope and shape to maintain minimum velocity required to transport sediment. Okay, it is characterized by sandy sediments. Okay, the graded river is considered a channel in equilibrium condition. Such river
will not be affected by any external disturbances like faulting across the channel. So ये तो कभी भी नहीं होगा, बिकॉज कोई भी एक चैनल फ्लो कर रहा है वो अफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वन क्या कहता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पहले तो देख लेते हैं व्हाट इज ग्रेडेड रिवर। ओके, सो ग्रेडेड रिवर जनरली क्या कहता है, जिसमें कि सपोज पहले हमारा जो रिवर का कोर्स था वो ऐसे था, ठीक है, एंड यहाँ पे ये हो गया हमारा समिट, तो यहाँ पे ये ओशन को डिपोजिट हो रहा है। ओके, दिस इज बेसिकली ए टाइप ऑफ ग्रेडेड रिवर। ग्रेडेड रिवर क्या कहता है, ना तो इरोजन होगा ना डिपोजिशन होगा। मीन्स समझा देता हूं, मीन्स व्हाट, देखो हमें पता है कि ऐसे टाइप का सपोज कोर्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे जब वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे सपोज वाटर जब फ्लो कर रहा है, तो ड्यू टू दिस प्लेटू एरिया, ये थोड़ा सा प्लेटू टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फ्लो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। देन क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट करेगा जो वाटर वाटर के साथ जो भी पार्टिकल्स फ्लो होके आ रहे हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। सो ये हो गया हमारा जोन ऑफ डिपोजिशन, जोन ऑफ डिपोजिशन। ओके, देन यहाँ पे जब फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ड्यू टू दिस हाई ग्रेडियंट, यहाँ पे वाटर का जो फ्लो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा ऑफ कोर्स। सो ये इंक्रीज होने के वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जोन ऑफ इरोजन क्रिएट होगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे एक इरोजनल सरफेस क्रिएट होगा। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट द स्लोप विल बी लाइक दिस। ओके, सो उसी टाइप का जो कोर्स ऑफ द रिवर है वो चेंज होता रहता है विथ दीज इरोजन एंड डिपोजिशन। बट एक ऐसा टाइम आएगा जबकि ये इरोजन पार्ट, सॉरी ये डिपोजिशन पार्ट एंड ये इरोजन पार्ट, ये क्या हो जाएंगे, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है, सपोज की लाइक दिस। सो इसमें जो फ्लो वेलोसिटी है दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी, जिसमें कि एक मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर होगा टू ओनली ट्रांसपोर्ट द सेडिमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे ना तो इरोजन होगा ना तो डिपोजिशन होगा, क्योंकि इरोजन कहाँ पे होता है, इरोजन वहां पे होता है जहां पे थोड़ा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कोर्स को वो अपने साथ लेके चला जाएगा। सो ग्रेडेड रिवर क्या कहता है, ग्रेडेड रिवर का डेफिनेशन वही है कि वहां पे ना तो इरोजन होगा ना तो डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन कहाँ पे होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है। ओके, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है। सो ग्रेडेड रिवर क्या कहता है, इतना ही हम लोगों को वेलोसिटी चाहिए जितना कि सेडिमेंट ओनली फ्लो कर सके, ओनली ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। सो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। इसीलिए सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेसेसरी चैनल स्लोप एंड शेप टू मेंटेन मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट। ओके, so this is the correct statement. Next is it is characterized by sandy sediment। ऐसा नहीं है कि वो ओनली सैंडी सेडिमेंट ही कंटेन करेगा, बिकॉज वो अपने साथ कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल भी ले सकता है जिसका साइज और भी कम हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये करेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज द ग्रेडेड रिवर इज कंसिडर्ड as channel in equilibrium condition। Yes, so 1 and 3 will be our correct answer. So C is the correct answer। Okay, which one of the following is not associated with subkhas? So generally सबखा क्या है, सबखा जनरली सुप्राटाइडल एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। सुप्राटाइडल एरिया में जो ड्राई एरिया रहता है उसमें विंड के वजह से जो डिपोजिशन होता है दैट इज द सबखा। ओके, जनरली अरब का एक एग्जांपल दिया जाता है, अरब कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। सो which is not associated। okay, level of groundwater table controls the land surface elevation। yes, then
टाइडल फ्लैट डोमिनेटेड बाय एवापोराइट्स। सी यहाँ पे एवापोरेट, सॉरी सुप्राटाइडल, ये जो सबका है वहां पे एवापोराइट डिपॉजिट होता है, ठीक है, बिकॉज ये ड्राई कंडीशन में रहता है। देन कांस्टेंट विंड एक्टिविटी एट द सरफेस, देन सबटाइडल एनवायरनमेंट। सी फर्स्ट मैंने बोला कि ये सुप्राटाइडल रीजन में देखने को मिलता है, बट दैट नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, सो ये जनरली जैसे कि ये हो गया हमारा सबटाइडल रीजन, सबटाइडल, देन इंटरमीडिएट, देन सुप्राटाइडल। ओके, सुप्राटाइडल जनरली हम लोगों को देखने को मिलता है सुप्राटाइडल रीजन में सब खास, बट दैट ऑल्सो कुछ कुछ पार्ट में और कुछ कुछ रीजन में, जैसे ये इंटरमीडिएट और सबटाइटल जोन में भी पाए जाते हैं, कंसिडरिंग द ग्राउंड वाटर टेबल। ओके, ग्राउंड वाटर टेबल अगर नीचे रहा और ड्राई मॉइस्ट सॉरी ड्राई एनवायरनमेंट रहा तो वहां पे सबका देखने को मिल सकता है। सो I think C is the correct answer, which state that the constant wind activity at the surface. So ये debatable topic है, but I think this is most appropriate. Okay, next is consider the following statements regarding incised meanders. It is a depositional feature. It represents a relative drop in base level. It generally flows in steep, narrow bedrock valley. It is associated with floodplains. So, पहले तो जान लो कि ये जो इंसाइज मिंडर है ये क्या है। पहले क्या था, फ्लो वेलोसिटी हाई था। ये जनरली पाया जाता है इन इन यूथ स्टेज। ओके, याद रखना, यूथ स्टेजेस में ये पाए जाते हैं। जो पहले फ्लो वेलोसिटी हाई था तो यहाँ पे एक व्हाट क्लिप टाइप का ये फॉर्म किया, जैसे कि ग्रैंड कैनियन का एक एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एरिया को वो इरोड करके चला गया, बट बाद में जब बट फ्लो अमाउंट डिक्रीज हो गया तो ऐसे दिखता है। सो दैट इज द इंसाइज्ड मिंडर। ओके, इंसाइज्ड मिंडर। सो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, ओके सॉरी, ये यूथ स्टेज में जनरली पाए जाते हैं। ओके, सो ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज डिपोजिशनल फीचर, नो। इट इज इरोजनल फीचर, ओके। इट रिप्रेजेंट रिलेटिव ड्रॉप इन बेस लेवल, यस, यहाँ पे बेस लेवल डिक्रीज हो रहा है। इट जनरली फ्लोज इन स्टीप नैरो बेडरॉक वैली, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये जनरली स्टीप नैरो एंड बेडरॉक वैली में फ्लो करता है। इट इज एसोसिएटेड विथ फ्लड प्लेन्स, नो, ये फ्लड प्लेन्स में एसोसिएटेड नहीं रहता। ये नॉर्मली कोर्स ऑफ द रिवर में ही एसोसिएट रहता है, ठीक है। सो 2 and 3 will be our correct answer. So B is the correct answer. Next is, yes, again matching, blind valley. Blind valley किसके साथ एसोसिएट रहता है? ब्लाइंड वैली जनरली ग्राउंड वाटर के साथ एसोसिएट रहता है, ठीक है। देन हैंगिंग वैली, हम लोगों को पता है हैंगिंग वैली कहाँ है, ग्लेशियर के साथ। सो B4, A3, देन इनसाइड सॉरी इनसाइड वैली तो रिवर हो गया हमारा, C1 एंड लोएस्ट जो है वो इंड के साथ। ओके, D2। सो A3B4, A3B4, C1, D2। So B is the correct answer. Okay. Next is a cube-shaped rock piece having one dimension of 2 meter was broken into 8 cubes having one dimension of 1 meter. What will be the change in surface area because of this mechanical weathering process? So यहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग बोल रहा है तो कोई भी केमिकल डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। सो एक क्यूब का एग्जांपल लेते हैं जिसका कि वन डायमेंशन और वन साइड एग्जांपल ले लेते हैं जिसका लेंथ है 2 मीटर। ओके, 2 मीटर यहाँ पे गिवन है 2 मीटर। सो ये क्या हुआ, मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से ये 8 इक्वल पार्ट में फ्रैगमेंट हो गया, ठीक है। ये
ब्रोक हो गया। ओके, 8 इक्वल पार्ट में ये ब्रेक हो गया। सो ये एक रिप्रेजेंटेशन के लिए क्यूब हम लोग ले रहे हैं। सपोज ये क्यूब 8 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गया। देन इसका एक पर्टिकुलर पार्ट लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज ए स्मॉलर broken part or broken pieces among these 8 pieces। ओके, 8 इक्वल पार्ट्स में से ये एक है। सो इसका जो साइड है ये क्या है, 1 मीटर। ओके, पहले तो इसका सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट एक वन साइड का जो सरफेस एरिया क्या होगा, दैट इज ए स्क्वायर। ओके, और 2 स्क्वायर और 4। ओके, ऐसा कितना साइड है, 6 साइड है बिकॉज क्यूब है। सो 4 इंटू 6 इक्वल टू 24, 4 मीटर स्क्वायर, दैट इज 24 मीटर स्क्वायर। ओके, सो 24 मीटर स्क्वायर इनिशियली उसका जो सरफेस एरिया था, इनिशियल सरफेस एरिया ये इतना था। ब्रोकन होने के बाद, 8 पीसेस में ब्रोकन होने के बाद एक का कैलकुलेट कर देते हैं। देन उसके बाद हम लोग 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट हम लोगों को मिल जाएगा कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ओके, पहले तो साइड क्या हो गया, 1 मीटर। देन ये इसका जो एक साइड का व्हाट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अगेन, दैट इज 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली कितना साइड्स है, एक छोटा सा क्यूब में कितना साइड्स है, 6 साइड्स। इसीलिए 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 1 स्मॉल क्यूब के लिए। ओके, 8 क्यूब के लिए, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, ये हो गया 8 इंटू 6 इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। सो 48 मीटर स्क्वायर आफ्टर मैकेनिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से जो सरफेस एरिया कितना चेंज हुआ, 28 था 48 हो गया। सो ये डबल हो गया, ठीक है। Yes, surface area will be doubled. Okay. Next is, in a basaltic terrain, which one of the following clay mineral will be present in low mean annual rainfall? See, basaltic terrain बोल रहा है, so smectite will be our answer. Okay, क्योंकि smectite का जो डिपोजिशन है, smectite means स्मेक्टाइट ग्रुप ऑफ क्ले मिनरल्स हो गया, जैसे कि मोनोमोनोलोनाइट हो गया, या ठीक है। तो ये जो भी जितना भी क्ले मिनरल है, वो जनरली उतना ज्यादा रेनफॉल प्रिफर नहीं करते जितना कि काओलिनाइट, बॉक्साइट या गिब्साइट प्रिफर करते हैं, ठीक है। बिकॉज काओलिनाइट जनरली कहाँ पे, ह्यूमिड क्लाइमेट में हम लोगों को पाए जाते हैं, मॉइस्ट जहाँ पे हॉट क्लाइमेट हो, देन रेनफॉल ज्यादा हो। सिमिलरली बॉक्साइट भी ज्यादा से ज्यादा वाटर प्रिफर करते हैं देन गिब्साइट भी। ओके, बट स्मेक्टाइट ये लो मीन एनुअल रेनफॉल में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। Then which one of the following material shows a combination of recoverable elastic strain and permanent deformation analogous to the motion governed by friction block and a spring connected in series? So the answer will be elastic plastic. Okay, ये both elastic and plastic behavior follow करता है। Okay, next is maths list 1 to list 2 again। लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन क्या कहता है, दैट इज characterized by having two of the principal states equal to 1, no changes in length parallel to given coordinate। So a will be 2, okay, a will be 2। then b is shear strain, shear strain क्या कहता है, that is change in shape by change in angle। okay, shear strain में angle change होता है। then uniaxial strain, uniaxial strain you all know that एक ही
डिरेक्शन में चेंजेस होता है, ठीक है। दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग टू ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेचेस इक्वल टू वन, क्योंकि एक ही पार्ट में चेंजेस होगा, बाकी दो सेम रहेंगे। सो सी is 1, then D is pure strain. Pure strain क्या होगा? Principal axis of strain are constant in orientation relative to reference coordinate system. So that is D. So A2, B3, C1 and D4. Okay. So B is the correct answer. Next is folds in which the hinge zone are completely detached from the limb are called, that is rootless fold. ये rootless fold का direct definition है, that is fold in which the hinge zones are completely detached from the limbs. Okay. Next is which one of the following linear deformational structures is found restricted to the interface between a competent rock and an incompetent rock? That is Mullian. Okay. मूलियन बोर्डिंग स्ट्रक्चर और पिंच एंड स्वेल जो स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर ये कॉम्पिटेंट लेयर के बीच, सॉरी इनकॉम्पिटेंट लेयर के बीच में, कॉम्पिटेंट लेयर उनके बीच में जो डिफरेंस है वहां पे पाए जाते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा इनकॉम्पिटेंट लेयर, दिस इज कॉम्पिटेंट लेयर and this is again incompetent layer. Okay, that is Mullian structure. Consider the following statement regarding faults. The the term ramps and flats are used for steep and sub-horizontal portion of any fault surface. Okay, so this is correct, I guess. Then sinistral sense structural faults are also called right lateral fault. नहीं, dextral जो है that is called right lateral fault. Okay, sinistral ज्यादातर anti clockwise और ये left lateral fault ये होता है। ओके, जो सिनिस्ट्रल है, एंड डेक्स्ट्रल जो है दैट इज राइट लैटरल फॉल्ट। सो बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज टू सेपरेट नॉर्मल फॉल्ट्स डिपिंग टुवर्ड्स ईच अदर create a down throw block known as graben. Yes, this is correct because graben generally ये हो गया एक फॉल्ट जिसमें कि हैंगिंग वाल नीचे जा रहा है और एक नॉर्मल हैंगिंग वाल नीचे जा रहा है और फुटवॉल ऊपर जा रहा है। ओके, सिमिलरली राइट साइड में भी हैंगिंग वाल नीचे जा रहा है, फुटवॉल ऊपर जा रहा है। सो दोनों के बीच में जो है दैट इज ग्राबेन और हॉर्स्ट जस्ट उसका ऑपोजिट है। ओके, जैसे कि इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया हमारा हॉर्स्ट। ओके, so this is correct, this is also correct. Then a fault that steepens downward is called listic fault, while downward flattening faults are often called antilistic. So ये wrong हो जाता है because जो लिस्ट्रिक फॉल्ट है दैट इज दिस टाइप। ओके, सो डाउनवर्ड उसका जो स्टीपनेस है वो डिक्रीज होता है, सो बिकम जेंटलर इन डाउनवर्ड। ओके, नॉट स्टीपेंस इन डाउनवर्ड, so that's why this is wrong. So which one of the statement given above are not correct? So 2 and 4 are not correct. Okay, 2 and 4 are not correct. Next is fold that arches sideways is termed as anticlinal fold, anticlinal fold नहीं होगा, synclinal fold नहीं होगा, neutral fold, yes, this is correct answer. Then antiformal fold. So यहाँ पे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या पूछा गया, फोल्ड दैट आर्चेस साइडवेज। ओके, जैसे कि न्यूट्रल फोल्ड में क्या होता है, ऐसे होता है। ओके, सो न्यूट्रल फोल्ड, सो ये हो गया हमारा जो जो आर्क्स है वो साइड एक साइड को ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर वर्टिकल फोल्ड होता यू मे आर्ग्यू विथ वर्टिकल फोल्ड, बिकॉज वर्टिकल फोल्ड में भी ऐसे ही होता है, ऐसे होता है ना। सो वर्टिकल फोल्ड में भी हो सकता था आर्ग्यूमेंट, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है बिकॉज एंटीक्लाइनल क्या होता है,
यहाँ पे आर्चेस डाउनवर्ड, सिंक्लाइनर में क्या होता है, आर्चेस अपवर्ड. ओके, सो न्यूट्रल फोल्ड. Then the difference between maximum and minimum principal stresses is called differential stress. Okay, पहले तो जान लेते हैं different different stresses क्या क्या है. Hydrostatic stress means जो principal stresses are equal, sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma 3. तो ये हो गया हमारा hydrostatic stress control. Okay, then deviatory stress means जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है ये मीन से कितना डेविएट हो रहा है. ओके, दैट इज द मी डेविएटोरिक स्ट्रेस. देन यूनिएक्सियल स्ट्रेस मींस सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0, और एक ही डायरेक्शन में ही अगर स्ट्रेस हम लोगों को स्ट्रेस एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिएक्सियल स्ट्रेस. देन डिफरेंशियल स्ट्रेस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, और जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है minus the minimum principal stress. Okay, which one of the following statement regarding fracture is not correct? Increasing the confining pressure makes it necessary to increase the differential stress in order to fracture a rock. Yes, because जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन व्हाट इंजीनियरिंग जियोलॉजी में हम लोग ये पढ़ रहे थे, जब देखोगे एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो यूसीएस को, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि व्हाट ब्राजीलियन टेस्ट और द नॉर्मल सॉरी सीयर टेस्ट हो गया, सीयर टेस्ट हो गया या ब्राजीलियन टेस्ट हो गया. तो वहां पे जब हम लोग देख रहे हैं कि यूसीएस और जो व्हाट यूनिएक्सियल स्ट्रेस जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो इंक्रीज इन कॉन्फाइनिंग प्रेशर मेक्स इट नेसेसरी टू इंक्रीज द डिफरेंशियल स्ट्रेस. तो डिफरेंशियल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई उसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रहा है. ओके, कॉन्फाइनिंग प्रेशर जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज इन डिफरेंशियल स्ट्रेस इन ऑर्डर टू फ्रैक्चर ए रॉक. और यू कैन से इन अदर वे कि अगर कॉन्फाइनिंग प्रेशर जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो सिग्मा 1 टू सिग्मा 3 उसका डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, दैट इज डिफरेंशियल स्ट्रेस. देन fracture initiation requires a differential stress that exceeds the strength of the rock. Yes, that is normal definition की strength से जब increase हो रहा है differential stress, then क्या होगा, fracture initiate होगा. In the brittle regime, a deforming rock accumulates only elastic strain before it fractures at a certain critical level. See, ये देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना ब्रिटल रिजिम और डक्टाइल रिजिम में. डक्टाइल रिजिम में क्या होता है कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता है जब जो कि है हमारा इलास्टिक रिजिम. ओके, उसके बाद क्या होगा, ये प्लास्टिक रिजिम को फॉलो करता है, देन यहाँ पे रप्चर होगा. ठीक है, बट डक्टाइल सॉरी ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल में ये जो प्लास्टिक वाला जो पार्ट है ना, ये ओमिट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन डायरेक्टली ये फॉलो करता है, देन रप्चर हैपेंड और यहाँ पे ब्रेक हो जाता है. दैट्स व्हाई दिस मे बी करेक्ट. ओके, इन द ब्रिटल रिजिम, इसीलिए यहाँ पे ब्रिटल रिजिम स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है. ए डिफॉर्मिंग रॉक accumulates ओनली इलास्टिक स्ट्रेन, यहाँ पे ओनली इलास्टिक स्ट्रेन ही वो accumulate कर रहा है, बिकॉज ब्रिटल मटेरियल कभी भी प्लास्टिक बिहेवियर नहीं दिखाता. ठीक है, बिफोर इट फ्रैक्चर्स एट ए सर्टेन क्रिटिकल लेवल. तो ये भी मोर और लेस करेक्ट हो जाता है. देन लास्ट वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए रॉक इज ऑलवेज लेस देन इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ. नॉट, दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इसका रीजन भी है. सपोज एक रॉक है, ठीक है, ये एक मटेरियल है, इसमें क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सपोज यहाँ पे कुछ क्लोज है, ठीक है, क्लोज, और सपोज प्री एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर है. जब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज करेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में, सपोज दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सॉरी दिस इज सिग्मा 3, दिस इज
टू सिग्मा वन, जो भी है। सो जब हम लोग यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देंगे तो पहले क्या होगा, फर्स्ट होगा जो ओपन जो नॉर्मल फ्रैक्चर्स प्रेजेंट है ऑलरेडी वो क्या होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। देन क्या होंगे, न्यू फ्रैक्चर डेवलप होगा, देन न्यू फ्रैक्चर प्रोपागेट होगा। ओके, ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी में आप पढ़े होगे। सो देन ये होगा न्यू फ्रैक्चर प्रोपागेट होगा, देन क्या होगा, वो फ्रैक्चर का कोलेसेंस होगा, ठीक है, प्रोपागेट होके ये कोलेसेंस होगा, देन ये ब्रेक करेगा। दैट इज द नॉर्मल प्रोसीजर। बट टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस में ये जो फ्रैक्चर, न्यूअर फ्रैक्चर और ये क्लोजर, ये सभी स्टेप ओमिट हो जाता है, बिकॉज जो जब हम लोग यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस देंगे ना, तो वो जो ओपनिंग पहले से था, प्री एग्जिस्टिंग ओपनिंग, वही ओपन अप हो जाता है, ठीक है। एंड वो इजीली और मींस कम स्ट्रेस में भी, मीन लेस लेस स्ट्रेस लेस स्ट्रेस में भी वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। ध्यान, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेस मींस मींस जितना कंप्रेसिव स्ट्रेस चाहिए वहां पे पहले तो जो प्री एग्जिस्टिंग ओपनिंग है उसको क्लोज करने के लिए, देन न्यूअर ओपन फ्रैक्चर क्रिएट करने के लिए, देन न्यूअर फ्रैक्चर प्रोपागेट करने के लिए, देन वहां पे कोलेसेंस होगा फ्रैक्चर का, देन वहां पे ब्रेकिंग होगा। ये जो प्रोसेस है ये कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए, ओके। बट हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, पहले जो प्री एग्जिस्टिंग ओपनिंग था और क्लोज वहां पे प्रेजेंट था रॉक में, वही ओपन अप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे उनका क्लोज होने के लिए कोई भी सुटेबल कंडीशन नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई रिमेंबर दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ is less than compressive strength, okay, TH. So that's why ये जो D ऑप्शन है ये wrong हो जाता है, that is compressive strength of the rock of a rock is always less than its tensile strength, okay. So that is not correct, so D is the correct answer. Okay, so that's all for this part. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 21 to 40, देन सब्सिक्वेंटली सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।